नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक लाइब्रेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के इस पेज को देखेंगे जिसमें बात किया गया है तिब्बत के बारे में, दलाई लामा के बारे में और उनका हिस्ट्री बताया गया है। साथ ही तिब्बत का डोमिनेंस, तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन के रूप में जो डिमांड रहा है वो, चाइना का उसमें इन्वेजन कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पूरा फुल लगभग एक जानकारी दी गई है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सबटाइटल को लेकर। इसमें क्या बताया गया है? द स्पिरिचुअल लीडर हु फ्लेड to India in 1959 is now seeking a non-violent resolution of the Tibet question, modernizing the political and temporal aspects of the organization in exile and greater autonomy for Tibetans with the region। तो जो आध्यात्मिक नेता रहे हैं तिब्बत के, वो तिब्बत छोड़ के भाग गए और वो भारत आए 1959 में। अब वो क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं कि हम एक अहिंसक प्रस्ताव रखें तिब्बत का जो प्रश्न है उस पे, और पॉलिटिकल जो ये है सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक टेम्पोरल एक्सपेक्ट देने की बात की जा रही है। और तिब्बतन्स का जो उसके रीजन के बीच में तिब्बत वासियों के ऑटोनॉमी की एक मतलब स्वायत्तता को बढ़ाने की बात उनका डिमांड अभी किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। अब यहाँ जैसे शुरुआत है, द 14th दलाई लामा ऑलवेज सिम्स टू रिमेन इन न्यूज, मोर सो फॉर लीडर ऑफ एनी कम्युनिटी इन एक्साइल और फॉर द मैटर एनी स्पिरिचुअल लीडर। जैसे हमारे यहाँ भारत में विक्रमादित्य जो एक उपाधि है, उसी प्रकार दलाई लामा भी एक प्रकार का उपाधि माना जा सकता है तिब्बत में। तो उसमें जो 14th दलाई लामा है वो अभी जो करंट हैं वो हमेशा न्यूज में रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर के रूप में और उस प्लेस जो एक्साइल प्लेस है उससे उस वहाँ की जो कम्युनिटी है उसके लीडर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते रहते हैं। और मतलब मुख्य रूप से वो स्पिरिचुअल लीडर के लिए। मोस्ट रिसेंटली हिज ऑफिस अप्लाइड फॉर मेकिंग इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स टू ए चाइल्ड ऑन वीडियो। अभी जो हाल में इसका एक न्यूज आया था कि उनका जो दलाई लामा का ऑफिस है उन्होंने माफ़ी मांगी थी एक अपने कमेंट या इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स जो वो दिए थे एक बच्चे के बारे में, जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें। तो उनमें इस चीज़ पे उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी है। द चाइल्ड वॉज विजिटिंग विद द फैमिली इन धर्मशाला ऑन Feb 2028 and office stated that Dalai Lama's actions were innocent and playful। अभी एक धर्मशाला में एक मतलब बच्चे का विजिटिंग हो रहा था और ये 28 फरवरी की बात है। तब दलाई लामा के मतलब कुछ उसमें बात आए थे, तो उनमें कहा गया कि ये जो है बहुत ही इनोसेंट हैं और प्लेफुल किया गया है। तो इसीलिए वहाँ दलाई लामा ने इस चीज़ पे अपनी माफ़ी जाहिर की है। अब बात करते हैं आगे की। लेटर पेनपा शेरिंग द हेड ऑफ तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल क्लेम्ड विदाउट प्रूफ दैट द प्रो चाइनीज सोर्सेस वर रेस्पॉन्सिबल फॉर वायरलिंग द वीडियो। तो मतलब जो एक्साइल रीजन में जो गवर्नमेंट हैं उसके जो हेड हैं, ठीक है ना, पेनपा शेरिंग, तो उनका क्या है कि वो बिना प्रूफ के ये बात को मतलब क्लेम कर रहे हैं कि हाँ ये वीडियो जो दलाई लामा का वायरल इतना किया गया इसमें प्रो चाइनीज सोर्स, चाइना के तत्वों का हाथ रहा है, वही रेस्पॉन्सिबल हैं इसको, इस वीडियो को मतलब वायरल करके थोड़ा ये पॉपुलर करने के लिए। तो आगे देखते हैं। द इंसिडेंट टू बिकम ए सोर्स ऑफ एम्ब्रेसमेंट ऑफ 14th दलाई लामा नोन टू द तिब्बतन पीपल एज द ग्वाला रिनपोचे एंड बाय द स्पिरिचुअल नेम तेंजिन ग्यात्सो। मतलब 14th दलाई लामा जो हैं वो तिब्बतन लोगों के लिए मतलब एक गुरु के रूप में है, उनका वहाँ एक अलग ही नाम है। और ये इंसिडेंट जो अभी हुआ उसने इस चीज़ को एम्ब्रेस कर दिया, इसको मुखातिब कर दिया। Born as Lamo Thontup in 1935, he was identified as reincarnation of 13th दलाई लामा in 1937। मतलब ये जो है ना 1935 में इनका ये हुआ, जन्म हुआ था। तो ये इनको माना गया कि जो 13th दलाई लामा है उसके बाद इन्हीं को 14th दलाई लामा के लिए में फॉर्मली मान लिया गया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा हैज बीन हेल्ड as spiritual leader of the dominant Gelug or Yellow Hat school of Tibetan
बुद्धिज्म। तिब्बती जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म है, उसका एलोहेट मतलब एक मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो उनका दर्शन है, उनका एक स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को माना जाता है। Each Dalai Lama is held as the custodian of teachings of Avalokiteshvara Bodhisattva, person in the path of Bodhi in the form of Buddhist enlightenment। मतलब जितने भी दलाई लामा हैं उनको माना जाता है कि वो जो है ना बोधिसत्व, जिसका एक फॉर्म है अवलोकितेश्वरा, तो उसके टीचिंग्स, उसके जो ज्ञान है, उससे संबंधित जो भी विचार है, उसका एक मतलब संरक्षक के रूप में माना जाता है दलाई लामा को। और ये चीज़ जो है ना तिब्बती जो बौद्धिकतावाद दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उसके लिए एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। 14th दलाई लामा वाज बोथ द स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल रूलर ऑफ तिब्बत टिल 1959। आप देखिए जो अभी 14th दलाई लामा प्रेजेंट में है, वो एक आध्यात्मिक के साथ साथ एक रूलर भी रहे हैं 1959 तक तिब्बत में। When he and his retinue fled to India following unrest in the Tibetan capital Lhasa, have since stayed on as exiles। एक्साइल्स में वो रह रहे थे, एक्साइल्स के रूप में। तो मतलब 1959 में जब वो और उनके कई अनुयायी भारत आ गए, मतलब भारत भाग कर आ गए, जब ये देखा उन्होंने कि तिब्बत में जो है ना पोजीशन अनरेस्ट होने लगी हैं, वो स्थिति थोड़ा अव्यवस्थित होने लगी। तब करंटली दलाई लामा रिमेन्स द मोस्ट रिवर्ड रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फिगर फॉर तिब्बतन बुद्धिस्ट। अभी जो है ना दलाई लामा है आपका नाउ दलाई लामा अभी मतलब बहुत धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एक बहुत बड़ी छवि बन चुके हैं तिब्बत के बौद्धिक दर्शन के लिए। Besides having established a global celebrity of sorts after regular lectures and dialogues with the Eastern leaders and civil society members in particular। मतलब ये तो है ही, तिब्बतन बौद्धिकता तिब्बत के बौद्ध वासियों के लिए, बौद्ध लोगों के लिए तो एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस गुरु तो है ही, और इसके साथ साथ वो ग्लोबल सेलिब्रिटी भी अभी बनकर उभर आए हैं तब से, खासकर जब वो वेस्टर्न लीडर्स जो है, पश्चिमी विचारक, पश्चिमी नेता, उनके साथ रेगुलर लेक्चर, डायलॉग्स, समझौते, वार्ताएं करने में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी मेंबर्स, नागरिक समाज के साथ साथ उनका जुड़ाव विशेष रूप से जब बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकली हाउएवर ही गैव अप political temporal powers in 2011 to make a way for a democratic government in exile, which now goes by appellation the Central Tibet Administration, but is seen as the non-profit political organization and is recognized as a sovereign government by any country। मतलब यहाँ कहना ये है कि आपका जो दलाई लामा है, उन्होंने 2011 में अपना राजनीतिक जो शक्ति है उसको छोड़ दिया, फिर वो आ गए आध्यात्मिकता की दुनिया में, और वो चाह रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम एक्साइल में हो, और एक्साइल रीजन में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का विकास हो, वहाँ डेमोक्रेटिक सरकार बने, और उसके लिए एक सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन भी बना, जो देखा जा रहा है कि वो एक नॉन प्रॉफिट मतलब गैर लाभकारी एक राजनीतिक संगठन है, और उसको मतलब एक सॉवरेन, एक संप्रभु मतलब गवर्नमेंट के द्वारा नहीं माना जा रहा है अभी, क्योंकि तिब्बत खुद अभी संप्रभु नहीं है, वो चाइना के डोमिनेंस में है। इसीलिए द गिविंग अप ऑफ पॉलिटिकल पावर्स मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज। द ट्रेडिशन ऑफ दलाई लामा लीडिंग तिब्बतन गवर्नमेंट बिगन विद द 5th दलाई लामा नोआंग लोब्सांग ग्यात्सो, हु इन द अर्ली 17th century फाउंडेड द गेलुक्का गवर्नमेंट, which headed by feudal theocratic rule that lasted until the early 20th century। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जब दलाई लामा ने अपने पॉलिटिकल पावर्स, राजनीतिक सत्ता को छोड़ के आध्यात्मिकता की दुनिया में कदम रखा, तो इन्होंने एक बहुत तिब्बत के दर्शन में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज लाया।
अब यहाँ हुआ ये कि दलाई लामा का जो ट्रेडिशन आप देखिए वो तिब्बत गवर्नमेंट में शुरू से ही रहा है, और ये स्टार्ट हुआ है 5th दलाई लामा 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। और ये इसका अगर ये जो फ्यूडल थियोक्रेटिक रूल चल रहा था, सामंतवादी जो शासन चल रहा था, ये 20वीं सदी तक आके लास्ट हुआ है। The government had the Dalai Lama at the top and followed by a cabinet headed by the prime minister। जैसे इंडिया में आप देखिए राष्ट्रपति जो होता है वो पूरे देश का जो है कार्यकारी प्रधान होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और उसके बाद आपका कैबिनेट के हेड में प्राइम मिनिस्टर होता है जो सरकार का प्रधान होता है। सेम तिब्बत में आप देखिए वहाँ पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति वहाँ दलाई लामा के बराबर है, वो टॉप में रहेंगे, उससे नीचे एक कैबिनेट होगी जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेल्ड होगी। The government has a dual religious and civil structure percolating down in a largely feudal system that held till the early 20th century। मतलब उस गवर्नमेंट में क्या होगा ना कि दोनों प्रकार के शासन को आप देख सकते हैं, एक रिलीजियस मतलब धार्मिकतावादी भी देख सकते हैं, और सिविल स्ट्रक्चर जो जनरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में देखा जाता है। और ये शो करता है कि एक सामंतवादी व्यवस्था को और एक विशाल सामंती सिस्टम को यहाँ पर जो 20th सेंचुरी तक रहा, जब मतलब 1959 में आप कह सकते हैं दलाई लामा तिब्बत छोड़ के इंडिया आए, और 2011 में उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम को गिव अप किया। तो तब तक ये जो 20th सेंचुरी में आप कह सकते हैं कि ये सिस्टम चल रही थी, ये गवर्नमेंट का सिस्टम जो तिब्बत वाला गवर्नमेंट सिस्टम पहले चल रहा था। Current government in exile, however, is modeled on an elected parliamentary system with judicial, legislative, and executive branches, and is primarily attentive to the welfare of the 1 lakh odd Tibetan exile community in India। अभी जो वर्तमान सरकार आप देखिए एग्जाइल में जो एक रीजन है आपका तिब्बत में, वो मतलब संसदीय सिस्टम पे आधारित है, जहाँ पर क्या है जुडिशरी है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, सेम एज इंडिया एंड ऑल द डेमोक्रेटिक नेशंस। और वो मतलब मुख्य रूप से इस चीज़ पे अटेंटिव हैं कि वो जो आपका एक्साइल में निवास करने वाले लगभग 1 लाख तिब्बत हैं, वो ऑड हैं, मतलब बाकी तिब्बतवासियों के अपेक्षा ये ऑड हैं, क्योंकि इनका मतलब झुकाव दलाई लामा की ओर रहा है, इनका रुझान उनकी विचारों, उनके दर्शन पर आधारित रहा है, तो उन पे अटेंटिव हैं ये सिस्टम, ये सरकार जो अभी एक्साइल में प्रेजेंटली रूल कर रही है। Most of the exiles stem from those who fled Tibet in 1959, 8 years after the communist China took control over Tibet। आप देखिए तिब्बत जो अभी आप वर्ल्ड मैप में नहीं देख पाएंगे, वो पहले एक ऑटोनोमस देश हुआ करता था, लेकिन 1951 में चाइना ने वहाँ पर अपना अधिग्रहण कर लिया, वहाँ अपना क्षेत्र विस्तार कर दिया और तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र को नष्ट कर दिया। तब क्या हुआ कि अधिकतर एक्साइल्स तिब्बत से भाग के इंडिया आ गए, और 1959 में जब 1951 में चाइना ने वहाँ ओवरटेक किया, तो 8 साल बाद वहाँ पर देखी कि स्थिति उनके अनुकूल नहीं रहा, तो फिर अधिकतर जो आपका एक्साइल्स कम्युनिटी के जो तिब्बतन हैं वो वहाँ से भागे और इंडिया आ गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा, कम्युनिस्ट चाइना हैड ऑलवेज हेल्ड अ क्लेम ऑफ suzerainty over Tibet, which included the assertion that the Tibet had become a protectorate of the Manchu-ruled China in the late 17th century, as some Western historians have described as the relation between Tibet and Chinese imperial state then। मतलब कुछ पश्चिमी इतिहासकारों की बात माने, अगर उनके उल्लेख को देखें तो उन्होंने जो रिलेशनशिप को दर्शाया है चाइना और तिब्बत के बीच में, तो उनका ये कहना है कि चाइना जो है ना वो ऑलवेज क्लेम किया है कि तिब्बत मेरा ही पार्ट है, हमारा ही इलाका है, और उसको बोला गया है कि तिब्बत को हम संरक्षण देंगे। और जब आप देखिए 17th सेंचुरी में मंचू का मतलब एक वहाँ पे किंग हुए थे चाइना में, तो उनका जब शासन ये चल रहा था तो उस समय उन्होंने माना था तिब्बत हमारा एक संरक्षक क्षेत्र के रूप में है। तो ऐसा कहना है वेस्टर्न हिस्टोरियन का, मतलब पश्चिमी जो इतिहासकार उनका। इवन दो तिब्बत एंजॉयड ए डिफैक्टो इंडिपेंडेंट पीरियड इन द अर्ली 90s, at the time of turmoil in China, the Republicans and the Communists retained a claim over Tibet being a part of China, and once Communists came to power with Mao Zedong's leadership in 1949, the regime swiftly sought to secure formal reunification of Tibet ruled by the Dalai Lama with China।
तो इस ये जो आपका लाइन है, इनका कहना यहाँ पर ये है कि अभी तो तिब्बत का एक मतलब आप देखिएगा स्वायत्त स्थिति रह नहीं गया, लेकिन कभी इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली एंजॉय भी किया है। फॉर एग्जांपल 1900 के स्टार्टिंग में, जब 1900 सदी के स्टार्टिंग में जब चाइना में कई समस्याएं तनाव आ रही थी ग्लोबल डिसऑर्डर के कारण, तब वह तिब्बत अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखा था। अब जब आप चाइना की स्थिति मजबूत होने लगी, तो वहाँ के रिपब्लिकन जो हैं, कम्युनिस्ट जो हैं, वो जब जैसे पावर रिगेन किए, उनका वो जब सत्ता में आए, तो वो फिर क्लेम करने लगे तिब्बत को कि वो चाइना का पार्ट है। अब फिर आप देखिए माओ जेडोंग की जो पार्टी की जो सरकार आई, माओ जेडोंग की सरकार जब आई 1949 में, तो उन्होंने क्या किया, फिर मतलब इस चीज़ का मतलब फॉर्मली एक नोटिस ये किया कि हम क्या करेंगे, तिब्बत को रीयूनिफाई करेंगे, उसको चाइना के मतलब बॉर्डर के अंतर्गत, चाइना के रीजन के अंतर्गत उसको फिर से पुनर्गठन करेंगे। 1949 में ऐसा कहना था माओ जेडोंग वाली सरकार का। लेकिन तिब्बत ने रिफ्यूज कर दिया, तिब्बत ने अस्वीकार कर दिया टू डू सो। चाइनीज इन्वेडेड तिब्बत वेस्टर्न प्रोविंस इन अक्टूबर 1950 एंड सेक्यूर्ड अ 17-point agreement of the peaceful liberation of Tibet in 1951 that granted Tibetan recognition of the Chinese sovereignty over Tibet for the first time in history, as anthropologist Melvin Goldstein puts it। तो आप देखिए कि तिब्बत ने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हम चाइना के इस क्लेम को नहीं मानेंगे। चाइना जो कह रहा है कि हम आपको मिला के रीयूनिफाई करेंगे, चाइना के एरिया को बड़ा करेंगे। तो जब तिब्बत ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, तो चाइना बोला ऐसे तो फिर बात फॉर्मली हुआ नहीं, तो फिर उन्होंने इन्वेजन कर दिया, वहाँ जाके मतलब अधिग्रहण कर दिया। और 1950 में, अक्टूबर 1950 में जो तिब्बत का जो आप देखिए पूर्वी भाग है, पूर्वी प्रांत है, वहाँ पर जाके अपना सैनिक हमला से वो तिब्बत को अपने अंतर्गत ले लिया। और एक एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच, तिब्बत और चाइना के बीच, उसको कहा जाता है 17-point एग्रीमेंट ऑफ पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत इन 1951। उस एग्रीमेंट का नाम ही था कि एक 17 मतलब बिंदु आधारित एक एग्रीमेंट बनाया गया, जिसमें मतलब शांतिपूर्वक तिब्बत का जो है ना उदारीकरण किया गया, या आप कह सकते हो उसको मिलाया गया, एग्रीमेंट किया गया उनके साथ। और इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ कि तिब्बत वासियों को इस चीज़ की पहचान मिली कि आपका अब तिब्बत के बोल के आपका कोई अपना पहचान नहीं है, अब चाइना बोल के आपका पहचान होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, भारत में भारतीय हमारा सर्वोच्च पहचान है। कोई भी स्टेट रिलेटेड हम लोग अपना नागरिकता बताते नहीं, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर तिब्बतन का अपना रिकॉग्निशन तिब्बत के रूप में नहीं रहा गया, तिब्बतन के रूप में नहीं रहा गया, बल्कि बोला कि चाइना के संप्रभुता के दायरे में आप लोग आ गए। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, ये कहना है एक मतलब मानव विज्ञानवादी का। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट बिसाइड्स, लेकिन इसमें ये जो एग्रीमेंट हुआ था 1951, इसमें भी कई खामियां रही इस एग्रीमेंट को लागू करने में। और उसी खामियों की वजह में जो है ना वहाँ सिचुएशन बहुत ही अनईजी हो गई। मूविंग अपवर्ड, द कोएग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम एंड थियोक्रेटिक तिब्बतन regime led to an uprising in Tibet which also received covert support from the US। अब देखिए, अब कम्युनिस्ट सरकार है चाइना में, और तिब्बत में मतलब एक सामंतवादी प्रथा चलती आ रही थी वो सरकार। तो उनका दर्शन जो है, उनकी जो सरकार शासन प्रणाली, ये आधारित ही है बौद्धिकतावादी दर्शन से, बौद्धिक दर्शन पे। तो इन दोनों में जो है ना इनका आपस में सहअस्तित्व होना दिक्कत होने लगा। फिर तिब्बत में समस्याएं उठने लगी और तिब्बत को सपोर्ट भी मिलने लगा यूएस के तहत। आप देखिए यूएस जो है ना ऐतिहासिक रूप से चाइना के रिबिल में ही रहा है, राइवलरी ही रहा है, उसका दुश्मन ही रहा है। तो जाहिर सी बात है यूएस तिब्बत को सपोर्ट करेगा। अपराइजिंग वाज पुट डाउन एंड द दलाई लामा फ्लेड टू इंडिया इन 1959 अलोंग विद 80,000 तिब्बतन्स। जब ये देखा गया कि अब स्थिति रहने लायक नहीं रह गई तिब्बत में, तो दलाई लामा ने सोचा कि अब इंडिया की ओर मूव करना चाहिए। तो उन्होंने 1959 में इंडिया मूव किया, और उसके साथ साथ 80,000 तिब्बती उसके साथ आए। From initially advocating independence for Tibet, the Dalai Lama has come a long way to now seek a version of Tibetan autonomy within China। देखिए, दलाई लामा का पहले से ही ये कहना था कि हम जो है ना
तिब्बत को स्वतंत्र करेंगे, तिब्बत गुलाम है चाइना के अंदर, उसको हम लोग स्वतंत्र बनाएंगे। लेकिन वो उनका पहला एडवोकेटिंग था, वकालत वो करते थे। लेकिन अभी वो उन्होंने सिचुएशन के अनुसार अपने मतलब जो विचार को चेंज किया है, और उनका कहना ये है कि तिब्बत का जो ऑटोनॉमी है हम वो चाहते हैं। हम चाइना के अंतर्गत ही अपने आप को मानेंगे, लेकिन तिब्बत स्वायत्त होगा, तिब्बत का रूल रेगुलेशन इसका अपना गवर्नमेंट करेगी। तो ये इनका मांग है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एक्साइल्ड तिब्बतन्स एंड द चाइनीज लीडरशिप occurred in 1979 when the Dalai Lama's elder brothers visited Beijing to meet with Deng Xiaoping। देखिए, अभी से जो 1959 में वहाँ आपका इंडिया जब आ गए दलाई लामा और कई तिब्बतीवासी, तो उसके बाद से पहला जो आपस में चाइना और तिब्बत वासियों का जो आपस में जुड़ा हुआ है, पहला बार कांटेक्ट हुआ वो 1979 में हुआ। मतलब जब दलाई लामा के जो बड़े भैया है वो चाइना विजिट किए और वहाँ के जो चाइनाइज ऑफिशियल हैं उनसे बात किए, तो Deng had then insisted that the basis of any discussion was that the Dalai Lama had to accept that Tibet was an integral part of India। तब वहाँ पर चाइनीज ऑफिशियल का ये कहना था कि देखिए, हम कोई भी डिस्कशन तभी करेंगे जब उसका आधार यही हो कि दलाई लामा को इस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो तिब्बत है ना वो चाइना का ही पार्ट है, तब हम बात करेंगे। आगे आप देखते हैं forthcoming talks between the Dalai Lama representatives and the Chinese government, much of it held in secret, revealed the significant gap in their positions। आगे भी कई वार्ताएं हुई दलाई लामा के प्रतिनिधित्व और चाइनीज सरकार के बीच, और अधिकतर जो है ना ये गुप्त रूप में से ही हुआ, और इन्होंने इस चीज़ को प्रकाशित किया कि देखिए उनके पोजीशंस में गैप हैं, और the exiles sought to operate a political system in Tibet that was different from the communist regime, besides seeking greater autonomy and expansion of the autonomous region into the other provinces of Western China where ethnic Tibetans reside। तो अभी जो मतलब उनके विचार में चेंज आया वो क्या है, अब जो एक्साइल्स हैं जो तिब्बत के एक रीजन के रूप में आप कह सकते हैं, कम्युनिटी है, तो उनका अब मांग ये रहा है कि हम एक पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं तिब्बत में जो चाइना के कम्युनिस्ट शासन से अलग हो, और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमको एक बहुत स्वायत्त आप दे दीजिए, बहुत स्वतंत्र कर दीजिए, या फिर हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे, आपके क्षेत्र को छीन लेंगे, चाइना का वेस्टर्न चाइना को लेंगे जहाँ पर तिब्बतवासी रहते हैं, चूँकि तिब्बतवासी रहते हैं इसीलिए हम वहाँ विस्तार करें। ऐसी मांग हमारी नहीं है। हमारी मांग है कि हमको एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट करने की इजाज़त दीजिए, ऐसी मतलब ऑटोनॉमी दीजिए, ये कहना है अभी एक्साइज का। तो उनके पोजीशन में चेंज आया है, जाहिर सी बात है। द नेगोशिएशन कोलैप्स्ड ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन, बट मतलब ये जो आपस में जो डिफरेंसेस हैं, चाइनीज गवर्नमेंट का अपना क्लेम है, आपका दलाई लामा का अपना क्लेम, तो इनके बीच जो आपस में वार्ताएं जो है ना टूटती गई। But the Dalai Lama sought to drum up the international support through speeches as a political leader of Tibetans, the most prominent of which was Strasbourg speech in 1998, where he argued for greater तिब्बत टू बी सेल्फ गवर्निंग। मतलब देखिए, लेकिन दलाई लामा ने देखा कि नहीं, अब हमको क्या करना है, इंटरनेशनल सपोर्ट प्राप्त करना है कि हम एक पॉलिटिकल लीडर हैं तिब्बतन के लिए, और अपने स्पीचेज के माध्यम से वो जो है ना सपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास किया। और उसमें से सबसे प्रोमिनेंट वो उन्होंने जो स्पीच दिया था, स्ट्रेसबर्ग स्पीच 1998 में दिया था कि हम एक तिब्बत को मतलब स्वशासन आधारित तिब्बत बनाएंगे, ग्रेटर तिब्बत। इस बात पे आगे अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेटिक एंटिटी बट इंजॉइंग अ डोमिनियन स्टेटस विद इन द चाइनीज नेशन स्टेट। तो इनका कहना है कि देखिए, हमको एक डेमोक्रेटिक एंटिटी के रूप में आप सेल्फ गवर्निंग एंटिटी के रूप में पहचान दीजिए। हम ठीक है चाइना के डोमिनियन के अंतर्गत, चाइना नेशन स्टेट के डोमिनियन के अंतर्गत स्टेटस हम बनाए रखेंगे, लेकिन हाँ, हमको एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के रूप में काम करने का एक पॉलिटिकल सिस्टम दीजिए जो सेल्फ गवर्निंग हो। ये मांग अभी उनका रहा। इस मांग के लिए दलाई लामा इंटरनेशनल सपोर्ट हेतु कई जगह स्पीचेज का सहारा ले रहे हैं। Chinese government went on to refuse these demands, continuing to term the Dalai Lama a spiritist by expressing wariness over the expansion of autonomous religion। मतलब
चाइना जो है ना, चाइना सरकार, उन्होंने इन सारे डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। बोला कि दलाई लामा एक स्प्लिटिस्ट हैं और मतलब वो जिस हिसाब से अपनी मांगों को ऑटोनोमस रीजन के रूप में ही कर रहे हैं, वो फिर इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना है। आगे आप देखिएगा वहाँ अनरेस्ट की पोजीशन कैसे है। फॉलोइंग द परसिस्टेंट अनरेस्ट इन तिब्बतन इन लेट 1980s, 1980 के बाद से जो है ना वहाँ लगातार अनरेस्ट की पोजीशन रही है तिब्बत में। बीजिंग वेंट ऑन टू इंटेंसिफाई इट्स पॉलिटिकल कंट्रोल एंड रिप्रेसिव मेजर्स while embarking upon economic modernization in the line with the reforms that were underway in China, even as it continued to promote greater cultural rights for Tibetan। अब देखिए बीजिंग इस चीज़ को गया मतलब सोच रहा है कि हम वहाँ पॉलिटिकल कंट्रोल अपना बढ़ाएं तिब्बत में, और उसके लिए कई उन्होंने मेजर्स लिए। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया, कई रिफॉर्म्स लिए चाइना के द्वारा, और उन्होंने कल्चरल राइट्स तिब्बतन को दिए। तिब्बत वासियों को बोला कि हाँ आपको कल्चरल राइट्स दे रहे हैं, ताकि टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द तिब्बतन्स इन द फेवर ऑफ चाइना। तो चाइना ऐसा प्रयास कर रहा है। अब इसका परिणाम क्या हुआ ना कि वहाँ पर तिब्बत में टूरिज्म इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये बूम आ गया। मतलब वहाँ बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हुई, और वहाँ जो है ना मिडिल क्लास जो है, उस क्षेत्र में रहने वाले जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनका उत्थान हुआ, और उन्होंने नॉन तिब्बतन पॉपुलेशन को भी अलाउ किया। मतलब जो तिब्बत के नहीं है, नॉन तिब्बतन जो मतलब चाइनीज पॉपुलेशन है, उनको अलाउ किया कि आप भी तिब्बतन रीजन में जाके रहिए, वहाँ भी बेनिफिट कीजिए। तो और उससे चाइना के साथ वो फिर आप ट्रेड कीजिए। इन सब चीज़ों से इकोनॉमिक मतलब ग्रोथ के बिहाफ में आप देखिए बीजिंग ने मतलब चाइना ने कई प्रयास किए। अब तब से ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इसमें दलाई लामा ने फिर, दलाई लामा पे क्या असर हुआ, उन्होंने किया कि हाँ, दलाई लामा को लगा कि अब तो सिचुएशन चेंज हो रही है, तो उन्होंने बुद्ध का जो दर्शन था आपका मध्यम मार्ग का, तो उस चीज़ को और विस्तारित करने के लिए सोचा, और उन्होंने चाहा कि एक नॉन वायलेंट रिजोल्यूशन होना चाहिए तिब्बत के क्वेश्चन का। तिब्बत का जो प्रश्न है ना, उसका एक अहिंसक प्रस्ताव आना चाहिए, और एक मॉडरेट आना चाहिए। मॉडर्नाइज कर, हम पॉलिटिकल सिस्टम को मॉडर्नाइज करें, मतलब उनका इनडायरेक्टली कहना था डेमोक्रेटिक सिस्टम आप लाइए। तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका एक्साइल में वहाँ पर है, और उसके साथ तिब्बतन को तिब्बत के अंदर जो है ना ऑटोनॉमी दीजिए, एक बृहद क्षेत्र में उनको स्वायत्ता दीजिए, अपने निर्णय को स्वयं निर्णय लेने के लिए, स्वशासन के अधिकार की मांग के लिए दलाई लामा का ये मिडिल पाथ शो करता है। ही हैज बिसाइड्स दिस engaged in spiritual dialogue with the West, in particular to promote the universalizing the values of Buddhism that include non-violence, the abolition of death penalty and religious harmony among others। अब ये सब करने के बाद अब दलाई लामा थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में भी काम कर रहे हैं, जैसे पश्चिमी विचारकों के साथ आध्यात्मिक वार्ताएं भी करते हैं, और वो बुद्ध के जो दर्शन है, बुद्ध के जो मूल्य हैं, इसको सार्वभौमिक करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए पार्टिकुलरली प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अहिंसा प्रमुख हैं। मतलब मृत्युदंड का आप समाप्ति कीजिए। अब विभिन्न धर्मों के बीच जो सांप्रदायिक सौहार्दता जो होती है, सांप्रदायिक सद्भावना, इन सब चीज़ों के प्रचार प्रसार में दलाई लामा अभी बिसाइड्स इसके लगे हुए हैं। दिस हैज अर्न हिम सब्सटेंशियल पॉपुलैरिटी ग्लोबली, और इसके कारण दलाई लामा का जो है ना, अभी आप वैश्विक रूप से देखिएगा पॉपुलैरिटी बहुत ही सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड हो चुका है। रिसेंट ईयर्स दलाई लामा हैज speculated the reincarnation of his successor by even suggesting that the custom of recognizing reincarnate lamas may have had its day because of its feudal origins and incongruence with democratic society। अभी आप देखिए हालिया वर्षों में दलाई लामा का क्या क्लेम रहा है। वो चाह रहे हैं कि जो दलाई लामा का जो अगला उत्तराधिकारी कौन हो, उनके लिए मतलब नया प्रयास कर रहे हैं, और ये सजेशन दे रहे हैं कि आगे जो भी मतलब इनका दलाई लामा चूँकि एक वहाँ का उपाधि है फॉर मतलब एज विक्रमादित्य इन इंडिया, तो उस हिसाब से वो चाह रहे हैं कि अगला जो उनका सक्सेसर हो वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी को सपोर्ट करे इन कंपैरिजन टू फ्यूडल ओरिजिन्स, जो सामंतवादी मतलब उद्भव था आप तिब्बती समाज का, तो उसकी अपेक्षा आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी को यहाँ पर प्रमोट कीजिए। This has not deterred Chinese government to begin preparing the process of selecting the next Dalai Lama tacit admission that despite several changes in Tibet and relatively low number of protests against communist rule in recent years,
The institution of the Dalai Lama continues to have a significant hold over Tibetans both within and outside Tibetan. मतलब यहाँ ये है कि इन्होंने डायरेक्टली इनका जो ये आया है कि हम अगला सक्सेसर भी चुनेंगे, तो ये चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ विशेष रूप से परेशान नहीं किया है। उनका इस पर कुछ विशेष ध्यान गया नहीं है कि वो मतलब दलाई लामा प्रिपेयर कर रहा है कि हम अपना अगला उत्तराधिकारी चुने जो इस मूल्यों पे, इन विचारों पे आधारित हो, कम्युनिस्ट रूल को प्रोटेस्ट करे। लेकिन अभी भी देखा गया कि अभी कम्युनिस्ट रूल के खिलाफ जो तिब्बत वासियों का जो प्रोटेस्ट है वो कम हुआ है। इसका कारण आप संभवतः ये देख सकते हैं कि इतना जो चाइनीज गवर्नमेंट के तहत इकोनॉमिक प्रयास किए गए हैं तिब्बत के रीजन में, वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दिया, कंस्ट्रक्शन को, ट्रेड को, तो इसके कारण थोड़ा मतलब प्रोटेस्ट कम हुआ है। लेकिन इंस्टीट्यूशन जो दलाई लामा का जो पद है ना, ये अभी तिब्बत वासियों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखा है और बनाए रखेगा, तिब्बत के अंदर भी या तिब्बत के बाहर भी। तो ये कुल मिला के इस आर्टिकल का मुख्य मुद्दा था।